इसके पहले हमने रामविलास पासवान पर एक वीडियो किया था और उसमें हमने बताया था कि अगला वीडियो भी इसी प्रकार के एक नेता की होगी जिसे अब बिहार की राजनीति याद करके रोती होगी। अभी इस वीडियो में हम बिहार के एक ऐसे नेता की बात करने वाले हैं जिन्होंने राजनीति को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने दिया। एक ऐसा नेता जिसे देखकर उस दौर में लोगों के मन में लोकतंत्र की एक तस्वीर छप जाया करती थी। एक ऐसा नेता जिसने मनरेगा को गांव गांव तक पहुंचा दिया। एक नेता जिसे खुद प्रधानमंत्री ने मंत्री बनने का ऑफर दिया था, लेकिन अपने सर्वोच्च नेता का सम्मान करते हुए उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया था। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रघुवंश बाबू की कहानी की शुरुआत 1974 से करूंगा। यह वो साल था जब देश के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा था। यही वो साल था जब राजनीति से विदाई ले चुके जेपी नारायण ने राजनीति में वापसी की। 1974 के एक साल पहले से ही राजनीति गर्मा चुकी थी। हम भी बात की शुरुआत करते हैं 1973 से। उस समय गुजरात के अहमदाबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मेस के बड़े फीस को लेकर छात्र आंदोलन पर उतारू हो गए। आंदोलन का नाम था नव निर्माण आंदोलन। किसी को अंदाजा नहीं था कि छात्रों का यह आंदोलन पूरे देश भर की राजनीति को हिला देगा। आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। इस आंदोलन के बाद से पूरे भारत में छोटे मोटे छात्र आंदोलन शुरू हो गए। जेपी नारायण का सहयोग लगातार आंदोलनों को मिल रहा था, लेकिन इसी बीच एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसने इतिहास बना दिया। इस आंदोलन का केंद्र बना बिहार का सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी में जो छात्र आंदोलन हो रहा था उसका नेतृत्व कोई छात्र नेता नहीं बल्कि सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज में पढ़ाने वाले गणित के प्रोफेसर कर रहे थे। प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि रघुवंश प्रसाद सिंह थे। आंदोलन चलता रहा। 1974 की एक सुबह प्रोफेसर साहब अपने घर पर आराम कर रहे थे। अचानक वहां पुलिस की गाड़ी पहुंची। पता चला कि पुलिस प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार करने आई है। प्रोफेसर साहब अपनी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। कुछ पुलिस वालों ने प्रोफेसर साहब को उठाकर पुलिस की गाड़ी में लाद दिया। इसके बाद प्रोफेसर साहब को लगभग 3 महीना तक जेल के अंदर रखा गया। जब 3 महीना बाद प्रोफेसर साहब जेल से बाहर आए तो उनको उस मकान से निकाल दिया गया जिसमें वे रहा करते थे। दरअसल वो उनका अपना मकान नहीं बल्कि भाड़े पर लिया हुआ एक घर था। अब प्रोफेसर साहब गोयनका कॉलेज के छात्रावास में छात्रों के बीच रहने लगे। प्रोफेसर साहब उस समय सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जिला सचिव भी हुआ करते थे। बताया जाता है कि उस समय उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वे 3 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते थे। लेकिन यह बात किसको मालूम था कि आने वाले 4 साल में प्रोफेसर साहब सूबे के मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह बनने वाले हैं। यह वो दौर था जब इंदिरा गांधी की हिटलरी गुमान से पूरा भारत उबल रहा था। देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा था। आंदोलन कभी धीरे तो कभी तेज लेकिन चलता रहा। 1977 का वो वर्ष था जब देश से आपातकाल को खत्म करने की घोषणा हुई। उसी वर्ष लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी खुद अपनी सीट भी हार गए। देश को नया प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रूप में मिला। 1977 में मोरारजी देसाई ने जैसे ही प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाला वैसे ही 9 ऐसे राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर दिया जहां कांग्रेस की सत्ता थी। बिहार भी इन्हीं राज्यों में से एक था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जगन्नाथ मिश्र। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और राज्य में नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश भी आ गया था। 1977 के जून में चिलचिलाती धूप के बीच चुनाव प्रचार का आगाज हुआ। जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा होने लगी। इन्हीं उम्मीदवारों में एक का नाम था सीतामढ़ी के बेलसंड सीट से रघुवंश प्रसाद सिंह। जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हुई और इसी के साथ लगभग 6000 वोटों से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे रघुवंश प्रसाद सिंह। अब बारी थी मुख्यमंत्री चुनने की। इस दौड़ में जनता पार्टी के 2 नेता सबसे आगे चल रहे थे। एक थे सत्येंद्र नारायण सिंह तो दूसरे थे कर्पूरी ठाकुर। उस चुनाव में जनता पार्टी के 33 विधायक राजपूत जाति के हुआ करते थे। सबको ऐसा उम्मीद था कि राजपूत विधायकों का सबसे बड़ा धड़ा सत्येंद्र नारायण सिंह के साथ जाएगा, लेकिन वोटिंग में हुआ इसका एकदम उल्टा। वोटिंग के समय आधे से ज्यादा राजपूत विधायक कर्पूरी ठाकुर के साथ खड़े थे। इन्हीं विधायकों में से एक रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने का सेहरा अपने सर पर सजाया। रघुवंश प्रसाद सिंह जो लोहिया के समाजवाद से प्रभावित थे, यह एक प्रमुख कारण था कि इन्होंने कर्पूरी ठाकुर को वोट देने का निर्णय लिया। वहीं इसका दूसरा कारण था कि जब रघुवंश प्रसाद सिंह मुजफ्फरपुर के बाबू लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ा करते थे तब उस समय वो समाजवादी छात्र नेताओं के संपर्क में आ गए। यहीं पर रघुवंश प्रसाद की मुलाकात
कर्पूरी ठाकुर से हुई और यहीं पर कर्पूरी ठाकुर के साथ मिलकर रघुवंश प्रसाद ने राजनीति का ककाहरा सीखा। इस तरह से वो कर्पूरी ठाकुर के बड़े करीबी थे, लिहाजा उनके समर्थन में खड़े होने का एक प्रमुख कारण यह भी था। कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री बनते ही रघुवंश प्रसाद को इस रिश्ते का इनाम भी मिला और वो कर्पूरी ठाकुर की सरकार में ऊर्जा मंत्री बनाए गए। 1977 के बाद वे 1990 तक लगातार विधानसभा के लिए चुने जाते रहे। इसी बीच में 1988 का वो साल था जब कर्पूरी ठाकुर की अचानक से मृत्यु हो गई। कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के पश्चात लालू प्रसाद यादव ने कर्पूरी ठाकुर के जगह पर दावा ठोकने का प्रयास किया। रघुवंश प्रसाद सिंह उस वक्त बिना किसी की परवाह किए लालू प्रसाद यादव के पीछे चट्टान की भांति खड़े रहे। लालू यादव की स्वीकृति लगातार पिछड़े जाति के लोगों में बढ़ रही थी। इसी तरह 1990 का बिहार विधानसभा चुनाव आया। रघुवंश प्रसाद सिंह उस चुनाव में कांग्रेस के दिग्विजय प्रताप सिंह से चुनाव हार गए थे, लेकिन राज्य में जनता दल चुनाव जीतने में कामयाब रही। 1990 का ही वो साल था जब लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में सफल हो गए थे। लिहाजा मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लालू प्रसाद यादव ने रघुवंश प्रसाद की मदद को याद रखा। 1991 में रघुवंश प्रसाद को विधान परिषद में भेज दिया गया। इसी तरह 1995 में बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में रघुवंश प्रसाद सिंह को ऊर्जा मंत्रालय के साथ साथ पुनर्वास मंत्रालय भी मिल गया। उस रघुवंश प्रसाद सिंह की गिनती लालू के सबसे खास आदमियों में होने लगी थी। अगले ही वर्ष 1996 में लालू प्रसाद यादव ने रघुवंश प्रसाद को वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया। इस चुनाव में रघुवंश प्रसाद सिंह ने समता पार्टी के उम्मीदवार को लगभग 62,000 के ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया था। यह पहला मौका था जब रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार के बाहर दिल्ली लोकसभा में पहुंचे थे। केंद्र में उस समय जनता दल गठबंधन की सरकार आई और एच.डी. देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री चुने गए। एच.डी. देवगौड़ा के मंत्रिमंडल में रघुवंश प्रसाद को भी मौका मिला और वो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनाए गए। उनके जिम्मे पशुपालन और डेयरी मंत्रालय था। अगले ही साल 1997 में देवगौड़ा को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और आई.के. गुजराल के रूप में देश को नया प्रधानमंत्री मिला। इस बार रघुवंश प्रसाद सिंह के जिम्मे खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय को सौंपा गया। अब आते हैं 1999 में, जब लालू प्रसाद यादव लोकसभा में पहुंचने के लिए मधेपुरा से चुनावी मैदान में थे। उनके सामने थे शरद यादव। मधेपुरा सीट से उस चुनाव में लालू यादव को हार का मुंह देखना पड़ा। शरद यादव ने 30,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से लालू प्रसाद यादव को हरा दिया था। 1999 में लालू प्रसाद यादव के हार जाने से रघुवंश प्रसाद सिंह से बड़ा राजद का कोई नेता दिल्ली में नहीं था। लिहाजा रघुवंश प्रसाद को राजद की तरफ से संसदीय दल का नेता बनाया गया। उस समय रघुवंश प्रसाद हमेशा देश में अटल बिहारी वाजपेयी की चल रही सरकार के खिलाफ लोकसभा में अपना आवाज बुलंद किया करते थे। 2004 में एक बार फिर देश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई। उस समय राजद के कुल 22 सदस्य लोकसभा में हुआ करते थे। यूपीए की सरकार में राजद की भूमिका कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी थी। लिहाजा लालू को रेल मंत्रालय सौंपा गया, वहीं रघुवंश प्रसाद को ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। उस समय देश में रोजगार गारंटी कानून को बनाने की चर्चा काफी जोरों से चल रही थी। कई मंत्रालयों के हाथ खड़ा करने के बाद यह जिम्मा ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपा गया। रघुवंश प्रसाद सिंह ने मंत्री रहते हुए इस कानून को बनवाया एवं पास भी कराया। कानून का नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना। उस समय इस कानून के पक्ष में कांग्रेस के कई बड़े नेता नहीं थे। खुद प्रणब मुखर्जी इस बिल का विरोध कर रहे थे, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस बिल को पास करा के लागू भी करा दिया। 2009 का लोकसभा चुनाव आया। इस बार राजद और कांग्रेस एक दूसरे के सामने थे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू यादव को मनाने की कोशिश की, लेकिन लालू यादव जीत पर अड़े रहे। लिहाजा लालू की पार्टी 22 से 4 सीट पर सिमट गई। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह चुनाव जीतने के बाद वापस से रघुवंश प्रसाद को ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपना चाहते थे, लेकिन रघुवंश प्रसाद इसके लिए तैयार नहीं हुए। दावा यह भी किया जाता है कि उस समय बिहार कांग्रेस के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता देने आए थे, लेकिन वे लालू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण रघुवंश प्रसाद द्वारा लाए गए रोजगार कानून को ही माना जाता है। 5 साल तक रघुवंश प्रसाद केवल सांसद रहे। इसके बाद आया 2014 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में वैशाली सीट पर रघुवंश प्रसाद सिंह का मुकाबला लोजपा के रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह से था। उस समय रामा सिंह एनडीए की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार थे। मोदी लहर में वैशाली सीट से लगातार 5 बार सांसद रहे रघुवंश प्रसाद सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह ने वैशाली सीट को लगभग 1 लाख के बड़े अंतर से जीत लिया था। उसके बाद से रघुवंश प्रसाद सिंह राजनीति में फिर कभी उस बड़ी भूमिका में वापस लौट ही नहीं पाए। 2015 विधानसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार से लालू यादव की पार्टी का झगड़ा बढ़ा,
तो लालू के साथ कदम से कदम मिलाकर रघुवंश प्रसाद नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे। हालांकि इसके बाद लालू यादव जेल में चले गए और यहीं से रघुवंश प्रसाद सिंह को राजद में अपमान का आभास होने लगा था। 2020 आते आते रामा सिंह के राजद में आने की खबर आने लगी। इसी बीच रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से नाराज होकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसी बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने रघुवंश बाबू को एक लोटा पानी कहकर अपमानित कर दिया, जिसके बाद से रघुवंश बाबू पार्टी से और अधिक नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने लालू यादव को पत्र लिखकर पार्टी छोड़ने की सूचना दे दी। हालांकि लालू यादव ने भी एक पत्र लिखा और आग्रह किया कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप स्वस्थ होकर वापस आइए, तब हम बैठकर बात करेंगे। लेकिन राजनीति का यह सितारा ठीक होकर फिर कभी वापस नहीं लौट सका। तो यह कहानी थी रघुवंश प्रसाद सिंह की। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।